पता है, जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं हम अपने माँ बाप की बातों को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, क्योंकि माँ बाप हमेशा से ही रेस्ट्रिक्शन डालते हैं अपने बच्चों पे ताकि वो कहीं गलत कदम ना उठाए या किसी और रास्ते में किसी गलत रास्ते में ना चले जाएं। पर जितनी रेस्ट्रिक्शन उनकी हम पे पड़ती है, कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है, कभी कभी हमें लगता है कि शायद उन्हें हम पे भरोसा नहीं है, और जिसकी वजह से बच्चे कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये कहानी है 4 लड़कों की जिन लोगों ने ऐसा ही कुछ किया जो कि आज हम लोग इस पॉडकास्ट में सुनने वाले हैं। तो एक कहानी शुरू होती है एक मेनोर से। इस मेनोर का नाम है आर्थर्स एविस मेनोर, और ये मेनोर उड़ीसा के एक छोटे से गांव में स्थित है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। सबसे पहला जो लड़का है उसका नाम है रोशन, जो दूसरा लड़का है उसका नाम है समर्थ, जो तीसरा लड़का है उसका नाम है रोहन, जो चौथा लड़का है उसका नाम है करण। ये लोग बहुत ही ज्यादा जिगरी दोस्त हैं। तो चलो मैं तुम्हें इनके बारे में कुछ बता दूं। जो रोशन है उसे एंगर इश्यूज है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। और जो समर्थ है, समर्थ बहुत ही काम है, उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, और जब दोस्तों में झगड़े होते हैं तो उसे वो बहुत ही कामली हैंडल करता है। और ये जो तीसरा लड़का है उसका नाम है रोहन, ये बहुत ही शाय है, ये कभी किसी को कुछ नहीं कहता। जब कोई इसे कुछ भी कहे ये चुपचाप सुन लेता है। देखा जाए तो समर्थ और रोहन में काफी सिमिलरिटी है। सही बताए तो इस ग्रुप की जो पिलर है ना, यही दोनों है। क्योंकि जो करण है वो बहुत ही ज्यादा बदमाश है, उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और अगर सच बताए तो रोशन और करण में बिल्कुल ही नहीं बनती, बट स्टिल ये एक दूसरे को सह लेते हैं। ये लोग काफी टाइम से प्लान कर रहे होते हैं कि इन्हें कहीं बाहर जाना है, और जैसे इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है ये लोग प्लान बनाते हैं कि भाई चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। जहां देखा जाए तो इन लोगों के जो क्लासमेट्स होते हैं वो लोग कई ट्रिप्स मार रहे होते हैं इंडिया में। कोई मनाली जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कि थाईलैंड की ट्रिप मार रहे हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही प्लान करते हैं कि भाई हम लोग भी कहीं ट्रिप मार के आते हैं यार, हम लोग कब तक अपने माँ बाप से बंधे रहेंगे। तो ये सुन के करण बोलता है मस्त प्लान है। ये लोग, सही बताओ तो ये लोगों को हॉरर स्टोरी सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। वो लोग रात रात भर किसी के घर में बैठ के हॉरर मूवीज देखा करते थे। इसमें जो करण था वो बहुत ही पैशनेट था हॉरर चीजों को लेके। फॉर एग्जाम्पल ओइजा बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल हॉन्टेड मिरर, और ये चारों रात भर बैठ के उन चीजों से खेला करते थे। लेकिन इनमें जो समर्थ था वो बहुत ही ज्यादा डरपोक था। इसे भूतों की कहानियां सुनने में बहुत ही ज्यादा डर लगता था, और जब भी ये लोग रात को बैठ के फिल्में देखा करते थे तब इसे बीच में बिठा लिया करते थे ताकि इसे ज्यादा डर ना लगे। और ये जो करण था वो समर्थ को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था। जब कभी भी ये हॉरर मूवी देखते थे करण भूतिया आवाजें निकाल के समर्थ को डराया करता था। एक दिन जब ये लोग अपनी डिग्री खत्म करके वापस आ ही रहे थे तब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई लेट्स गो समवेयर क्रेजी, जो बाकी लोग करते हैं हम उसे नहीं करेंगे। तो ऐसे में करण कहता है कि भाई डोंट वरी, कल मैं सारी प्लान बना के आता हूँ, बस तुम अपने पेरेंट्स को मना लेना। तो वैसे में रोशन कहता है यार देख मेरे पेरेंट्स छोड़ेंगे तो नहीं, यही कहीं आसपास का प्लान बना लेना। वैसे में करण कहता है यार डोंट वरी, I'll try। और उसके बाद ये लोग अपने घर जाते हैं, अपने मॉम डैड से पूछते हैं कि मॉम क्या मैं जा सकता हूँ, एक छोटी सी ट्रिप है, मेरे दोस्तों ने प्लान करी, हम सारे एक साथ जाना चाहते हैं। सबके पेरेंट्स ने हामी भर दी, लेकिन रोशन के पेरेंट्स ने मना कर दिया। अब रोशन हुआ परेशान। अब रोशन गया अपने मम्मी के पास एंड देन ही इज सेइंग कि मम्मी यार मेरे को छोड़ दो यार, जिंदगी में पहला ऐसा मौका आता है, प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो। पापा जहाँ पे मना कर रहे थे कि डोंट लेट हिम गो, रोशन गुस्से में अपने कमरे में गया और चुपचाप जाके सो गया बिना खाना खाए। मम्मी हुई परेशान। मम्मी ने पापा से बात की यार एक बार तो जाने दो, कभी गया नहीं है, बाहर की दुनिया देखेगा, लेट हिम एक्सप्लोर। और ऐसे में रोशन का रोना धोना सुन के पापा ने भी बोला यार लेट हिम गो यार। और जैसे ही अगले दिन रोशन सुबह उठा तो मम्मी ने बोला यार जाओ, वैसे कब जा रहे हो तुम लोग। और इसी खुशी के मारे रोशन ने सारे दोस्तों को फोन घुमाया इतनी एक्साइटमेंट के साथ। उसने बोला क्रेजी लूसी द पूसी एंड रेजर, I got the permission। और ये सुनने के बाद सबसे पहले तो रेजर कंफ्यूज होता है, ये सच बोल रहा है या मेरे कान बज रहे हैं, आर यू रोशन। उसी मारे करण ने भी चलाने के लिए बोल दिया, अरे इससे परमिशन कैसे मिल गया भाई, मेरे को पता था नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, परमिशन तो मिल चुकी है। और इसी खुशी में करण सबको कहता है कि लेट्स मीट टुगेदर एट 5 o'clock एट माय होम टू डिस्कस द ट्रिप। और जैसे ही 5 बजा एक्साइटेडली रोशन गया रोहन के घर उसे पिक करने के लिए स्कूटी में। रोहन एंड रोशन ने माउंटेन ड्यू खरीदा इन चारों के लिए। और जैसे ही ये लोग करण के घर पहुंचे इन लोगों ने देखा कि समर्थ ऑलरेडी प्रेजेंट था। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है यार इन पे, क्या कहूं मैं। थोड़ी देर हमने एक दूसरे का मजाक उड़ाया तो हमें पता चला कि यार समर्थ के पेरेंट्स 8 दिन के लिए छुट्टी पे गए हैं कहीं अकेले घूमने। यार मेरे पेरेंट्स कभी छुट्टी पे क्यों नहीं जाते यार,
खैर समर्थ तो डरपोक है, इसीलिए वो आ गया करण के घर। ये लोग सुबह से मून मारियो खेल रहे थे। सही बताओ तो मून मारियो में ग्रेविटी बहुत कम होती है। तो ऐसे बकचोदी करते करते करण ने अपने बगल से एक पेपर निकाला जिसमें इस पूरे स्टेट के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस के नाम लिखे हुए थे। करण ने बोला, यार देखो हम तो हमेशा ऐसी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी तो कभी नहीं मिलेगी। एक तो हम स्टेट में रहेंगे, ऊपर से स्टेट के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। और पता नहीं करण कब से पैसे सेव कर रहा था, अपने पैसों से उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग की गैजेट्स मंगवा ली, वो भी अमेज़न से। अब इनका प्लान था 3 दिन बाद निकलने का। तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि यार अमेज़न से प्रोडक्ट तो कल परसों तक आ जाएगा, तो तब तक यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लेते हैं और सबसे बढ़िया जगह भी डिसाइड कर लेते हैं जहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकें। और इसी बात से समर्थ की फटी। समर्थ भी लाइक यार अगर घोस्ट आ गया तो। समर्थ कहने लगा कि भाई लेट्स गो समवेयर एल्स। इसी बात को सुनते ही करण कहने लगा, अगर तू नहीं गया तो तू गे। और ये सुनने के बाद समर्थ कैसे ना चले। और ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी करण ने बोला, आई हैव चूजन अ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस टू गो एंड एक्सप्लोर एंड दैट इज आर्थर एबीस मैनोर। ये मैनोर उड़ीसा के एक छोटे से गांव में स्थित है। 19 के दशक में इस विलेज को द ब्लैक मैजिक विलेज के नाम से जाना जाता था। उस वक्त में इस विलेज में ब्लैक मैजिक बहुत ही आम हुआ करती थी। अगर लोगों की मानो तो ये लोग ये भी कहते थे कि इट वॉज द सेकेंड मायोंग विलेज प्रेजेंट इन द एंटायर कंट्री। ये विलेज करीबन 200 एकड़ में फैला हुआ था, पर ये जो मैनोर है, ये मैनोर करीबन 55 एकड़ तक फैला हुआ था। मैं तुम्हें इस गांव का नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस गांव का नाम ना लेना। जब ये लोग डिटेल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं इंटरनेट से, तब इन लोगों को इस मैनोर के बारे में और इस विलेज के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं। जैसे ये मैनोर किसी ब्रिटिश इंसान का था, पर इंडिपेंडेंस के बाद ये मैनोर किसी का नहीं रहा। ये मैनोर किसी आर्थर एबीस के नाम के इंसान का था। कहा जाता है कि वो एक राइटर था और वो इंडिया में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ लिख रहा था। उसे इस गाँव में आते हुए करीबन 1 महीना ही हुआ था और ये आते से ही अपने सराउंडिंग के लोगों से घुल मिल गया था। और उन लोगों में से सबसे प्यारा और सबसे सच्चा दोस्त उसका बना निशांत बारेक। आर्थर हमेशा उसके घर जाता था और उससे बातें करता रहता था और निशांत भी आर्थर को बहुत ही हेल्प करता था उसकी बुक लिखने में। धीरे धीरे आर्थर को निशांत के बारे में ऐसी बातें पता चली जो कि आर्थर को काफी ज्यादा पैशनेट करती थी अपने बुक लिखने के लिए। धीरे धीरे आर्थर को ये भी पता चला कि निशांत ब्लैक मैजिक करता है। जब निशांत को ये बात पता चली कि आर्थर बहुत ही ज्यादा पैशनेट है ब्लैक मैजिक को लेके, तो निशांत ने अपना हाथ बढ़ाया कि मैं तुझे सिखाऊंगा ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो उन दिनों आसपास के गांव से काफी बच्चे गायब हुए और उस गांव से तो काफी सारे सिर्फ बच्चे गायब नहीं हो रहे थे, भेड़ बकरी भी मास अमाउंट में गायब हो रहे थे। तो फिर इस गांव के और आसपास के सभी गांव के मुखियाओं ने मिलकर ये डिसीजन लिया, हम इस बात का पता लगाएंगे कि ये सब चीजें कर कौन रहा है। और लोगों ने भी ये नोटिस करा कि जो निशांत के गांव के मुखिया हैं, उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं, जबकि उनके खुद के 2 बच्चे गायब हो चुके थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस गाँव में किसी ने इसके बारे में जाँच पड़ताल ही नहीं करी कि बच्चे जाग आ रहे हैं। तो आसपास के सभी गाँव के मुखियाओं ने इस गाँव के मुखिया को छोड़ के मिलकर एक मीटिंग बिठाई कि हम इतने सालों से परेशान है कि हमारे बच्चे, हमारे भेड़ बकरी गायब हो रहे हैं, पर इस गांव में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा तो इसी गांव में बच्चे गायब हुए हैं। सबने मिलकर ये डिसीजन लिया कि सबसे पहली जांच इसी गांव में होगी। तो एक दिन आर्थर और निशांत बैठ के ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहे थे और वो कर भी कहाँ रहे थे, अपने गांव के जंगल के बीच में। और इस प्रक्रिया में उन दोनों ने कुछ बकरियों की बलि भी दे दी थी। तो उस दिन आसपास के कुछ गांव वाले उस एरिया में लकड़ी काटने के लिए आए थे। तो उनमें से एक इंसान ने इन्हें देख लिया और जो भी इस इंसान ने देखा, इस इंसान के होश उड़ गए। इस इंसान ने देखा कि 2 लड़के जंगल के बीचों बीच बिना किसी कपड़ों के एक पेंटागन शेप बना के उसके बीच में 3 बकरों की बलि देके कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं। तब ये जोर से चीखा, तो इसकी चीख सुनकर इसके जो दोस्त थे जो लकड़ियां काटने आए थे, वो इसकी तरफ भागे चले आए। और जब वो वहां पे पहुंचे तब उन लोगों ने यही देखा कि आर्थर और निशांत नेकेड होके रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। ये लोग दौड़ के उनके पास गए और उन्हें मारा पीटा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि आर्थर और निशांत का कोई रिएक्शन नहीं था। ये लोग कंटिन्यूअसली अपना रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। आसपास के लोग निशांत और आर्थर के बॉडी पे काफी जख्म दे रहे थे। इनके शरीर से काफी खून बह चुका था, पर फिर भी इनका कोई रिएक्शन नहीं था। तो जो लोग आर्थर और निशांत को मार रहे थे, उन लोगों ने एक डिसीजन लिया, इन्हें हम अपने गांव ले चलते हैं और वहीं पे हम उनसे पूछताछ करेंगे। इन लोगों ने इनके गांव वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि हम इन्हें पकड़ चुके हैं और अपने साथ इनको अपने गांव ले जा रहे हैं।
जैसे ही निशांत और आर्थर को उस पेंटागन से बाहर निकाला, उन दोनों को होश आ गया और वो दोनों चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि हमें छोड़ दो। तो जो गांव वाले थे उन लोगों ने ऐसी ही हालत में उन दोनों को अपने गांव ले गए। जब ये लोग अपने गांव पहुंचे, उनके मुखिया ने बोला कि ये तुम सब क्या कर रहे हो, इन दोनों को इस हालत में यहाँ पे क्यों लाए हो। तो उन लोगों ने ये कहा कि हमने इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है, ये लोग वहाँ पे ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे थे। तो ये बात सुनकर मुखिया ने सभी गांव के मुखियाओं को बुलाया, सिवाय इनके गांव के मुखिया के। अगले दिन सारे मुखिया वहाँ पे पहुँचते हैं और सबने इन लोगों को ऐसी हालत में देखा। तो सभी मुखियाओं ने ये डिसीजन लिया कि हम इन्हें टॉर्चर करेंगे ताकि इनके मुंह से वो चीजें निकलवा सके जो ये लोग कभी बोलते ही नहीं है। इन दोनों को काफी ब्रूटली मारा पीटा, इनके बॉडी में गर्म पानी डाल दिया और इनकी स्किन काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी थी, जिसके ऊपर इन लोगों ने काफी कट्स भी डाले इनके ऊपर। इतना ब्रूटली टॉर्चर होने के बाद आखिरकार निशांत ने हार मान ली। इस वक्त में आर्थर कुछ बोलने के लायक ही नहीं था। उस वक्त निशांत ने बोला, ये रिचुअल सिर्फ हम ही परफॉर्म नहीं करते, हमारी पूरी गांव ही इन्वॉल्व है इसमें। तो सभी गांव के मुखियाओं में से एक मुखिया था जिसने एक सवाल किया, ठीक है तुम ये रिचुअल्स करते थे, तुम दूसरे गांव से बच्चे उठाते थे, लेकिन तुम्हारे गांव में भी तो काफी बच्चे गायब हुए हैं, उनका क्या। तो जो निशांत ने कहा, उसे सुनने के बाद सारे गांव के मुखिया एक शॉक में चले गए। निशांत का ये कहना था, हम अपने बच्चों को मार के उनकी बलि देते हैं एक शैतान को जो कि हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करता है। तभी दूसरे मुखिया ने पूछा कि तुम हमारे बच्चों को क्यों लेके जाते हो फिर। तब निशांत ने कहा, हम उन बच्चों को लेते हैं और उन्हें मार के उनके थ्रोट से खून पीते हैं ताकि हमारी उम्र लंबी हो। ये सुनने के बाद सारे मुखिया अलग ही शौक में चले गए कि ये चल क्या रहा है। ये लोग हमारे बच्चों को मार के उनके थ्रोट से खून पीते हैं और अपने बच्चों की बलि देते हैं उस डीमन को जो कि इनके विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उनमें से एक मुखिया ने बोला कि अंधविश्वासी के चक्कर में तुम लोगों ने इतने बच्चों को मार दिया है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुम लोग सब बेवकूफ हो। तब निशांत चिल्लाकर गुस्से में उस मुखिया से कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, उस गांव में अभी भी एक डीमन है जो जिंदा उस गांव में घूमता है। इसे सुनने के बाद सभी मुखियाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये भी कहता है, कभी कभी तो हम दूसरे गांव से बच्चों को उठाकर उस शैतान को दे के आते हैं क्योंकि हमारे गांव में इतने बच्चे बचे ही नहीं हैं। तब एक मुखिया कहता है कि वो शैतान का घर है कहाँ पे। तो निशांत कहता है, जिस घर में आर्थर रहता है उसी घर के नीचे एक छोटा सा बंकर है जहाँ पे वो शैतान रहता है। ये सब सुनने के बाद सभी मुखिया ये डिसीजन लेते हैं कि इन दोनों को पूरे गांव के सामने जिंदा जलाएंगे। और ऐसा ही होता है, इन दोनों को बीच चौराहे पे जिंदा जलाया जाता है। आर्थर तो जल चुका था, पर जब निशांत जल रहा होता है, निशांत ये गांव को और आसपास के सभी गांव को ये श्राप देता है कि आने वाले 10 सालों में ये पूरा गांव और आसपास के सभी गांव शमशान घाट बन जाएंगे। कोई फल फूल नहीं पाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा और आने वाले समय पे जो भी इस गांव में आएगा उसकी भी मौत तय है। तब मुखियाओं ने ये डिसीजन लिया कि हम उस गांव को बर्बाद कर देंगे। तो मुखियाओं ने कुछ लोगों को भेजा उस गांव को जलाने के लिए। तो रात को ये लोग जाते हैं और सारे घरों में आग लगा देते हैं जब वो लोग सो रहे होते हैं। और जब सुबह होता है, मुखिया सारे बैठ के एक जगह मीटिंग में इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई खुशखबरी देंगे कि ये लोग पूरे गांव को जला चुके हैं। पर वहां से कोई वापस ही नहीं आया था जो कि इन्हें ये बात बोल सके कि ये गांव और नहीं रहा। सुबह से शाम हो गई है पर कोई आ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से मुखिया काफी परेशान हुए और रात को कुछ लोगों को और भेजा, पर वो लोग भी अगले दिन वापस ही नहीं आए। कुछ दिन बीता, मुखिया डर चुके थे कि हम उस गांव पे जा ही नहीं सकते, पर क्या करें, खुद के लोग हैं, फ्यूनरल तो करना ही पड़ेगा। जो लोग वहां जाके फंस चुके हैं या मर चुके हैं उनकी लाश तो लानी ही पड़ेगी ना। तो सभी मुखिया ये डिसाइड करते हैं, मोस्टली मेंस और सारे मुखिया सुबह उस गांव को विजिट करेंगे। तो जब वो लोग वहां पे पहुंचते हैं तब उन लोगों ने देखा कि सभी घर जल चुके हैं। पर सबसे शौकीन बात ये थी कि वहां पे किसी की भी बॉडी नहीं मिली। मुखिया बहुत ही परेशान हो गए, ये कैसे हो सकता है। तब वो लोग वहां से चले गए बिना कोई छानबीन किए। कुछ महीनों तक सब ठीक था, पर 3 महीने गुजर गए। उसके बाद सभी गांव से कुछ कुछ लोग गायब होना शुरू हो गए और धीरे धीरे करके 1-1.5 साल के अंदर अंदर
पूरा गांव खाली हो गया था। अब ये लोग कहाँ गए, इनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली 2001 में, गवर्नमेंट ने इस जगह को पूरा का पूरा बैन कर दिया था। पर जब इंडिया में इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, तब इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो वहाँ पे जाके रील्स बनाने लगे, हॉरर वीडियोस बनाने लगे। तब गवर्नमेंट ने इसे अनबैन कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मनी मेकिंग प्रोजेक्ट था। पर गवर्नमेंट ने ये बोला था कि तुम इतना पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही जा सकते हो, इसके बाद तुम जा ही नहीं सकते। इस जगह पे काफी रेस्ट्रिक्शंस भी थी क्योंकि यहाँ पे काफी घोस्ट इवेंट्स देखे जाते थे आए दिन, जिसकी वजह से जनता भी काफी पालन करती थी गवर्नमेंट रूल्स का कि कोई अंदर ही ना जाए। तो सब ये बात मानते थे कि वहाँ पे घोस्ट इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई है जो कि उस एरिया को हॉन्ट करता है। जब ये लोग रिसर्च कर रहे थे तो समर्थ ये सारी चीजें सुनने के बाद एक चीज कहता है, भाई तुम लोग जाओ, मुझे मत लेके जाओ प्लीज, मेरी फट रही है। वहीं पे करण कहता है, हे फट्टू, पैदा ही से डरपोक है बे। पर करण की आवाज में भी थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। तभी रोशन कहता है, यार देखो मैं चल तो लूंगा, लेकिन तुम्हें ज्यादा नहीं लग रहा है यहाँ पे डीमन वूमन है? मतलब डर तो मुझे भी लग रहा है यार। अब रोहन कहता है कि यार जाना तो पड़ेगा क्योंकि अब डिसाइड कर चुके हैं कहीं जाना है, इतनी मुश्किल से परमिशन मिली है, तो एक बार जाके देखते क्या ही हो जाएगा। तो रोशन कहता है, सबसे ज्यादा तो तेरी फटती है बे। रोहन कहता है, मेरी फटती है? एक बार समर्थ का शक्ल देखियो। जब ये लोग मिलकर समर्थ की ओर देखते हैं, समर्थ का फेस पूरा नीला पड़ चुका होता है और वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, उसके आंसू निकल रहे होते हैं। तभी करण कहता है, रेंडी वंडी शंडी जो डरा। तभी समर धीरे धीरे अपनी आंखों को करण की ओर करता है और कहता है, चला जा भूतनी के। और जब ये बातें हो ही रही होती है कि रोहन और रोशन के बीच में लड़ाई हो जाती है। रोशन की माउंटेन ड्यू खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से रोशन ने रोहन की माउंटेन ड्यू चुरा के थोड़ा सा पी लिया था और यहाँ हुआ रोहन गरम। रोहन ने बोला, तूने मेरी माउंटेन ड्यू कैसे पी? रोशन ने बोला, अबे थोड़ी सी तो पी है, इतना मर क्यों रहा है? अबे एक ठिप्पी बची है बस। अबे वो एक ठिप्पी भी काफी है तेरे लिए, तू बहुत पतला है, रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू करेगा भी क्या यार, कमजोर है तू। जहाँ पे रोहन बोलता है, अबे तू भी तो मोटा है। रोशन बोलता है, अबे ज्यादा मत बोल, मैं मोटा वोटा नहीं हूँ, हाथ के नीचे दबा दूंगा, मर मुरा जाएगा, मुट्ठी भर की तो जान है तेरी। उसके बाद करण बोलता है, भाई रोहन सही तो बोल रहा है। फिर रोशन को गुस्सा आता है। रोशन कहता है, ज्यादा बकचोदी मत कर, बहुत जोर से पिटेगा, लूसी तो पुसी देख ले। तब रोहन कहता है, भाई देखो ठीक है हो गया, एक ठिप्पी बची है, ये भी तू पी ले। तब रोशन कहता है, तू कहना क्या चाहता है, मैं मोटा हूँ? तभी करण बोला, अबे तब से तो यही बात बोल रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रही? तब रोशन करण के और मुड़ के उसे एक मुक्का मारता है। तो करण ने जितनी भी माउंटेन ड्यू अपने मुंह पे रखी थी, सारी की सारी माउंटेन ड्यू रोहन के मुंह पे कुल्ला कर देता है। फिर रोहन ट्रिगर हो जाता है, फिर तीनों में लड़ाई हो जाती है। फिर 2 मिनट लड़ने के बाद ये लोग समर्थ की ओर देखते हैं, जो कि ऊपर देख के हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी रोशन ने उसे बोला, ओए क्रेजी, ओए समर्थ क्या हो गया? तब समर्थ नीचे देखता है रोशन की तरफ, फिर बोलता है, भाई चलो कहीं घूम के आते हैं, अब बहुत हो गया, लड़ो मत यार प्लीज। फिर ये चारों अपनी अपनी एक्टिवा निकालते हैं, फिर डबल्स करके कहीं घूमने जाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, देन दे रिटर्न टू होम। फिर घर जाके चुपचाप से कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। That is it। अब यही चीज 3 दिन रिपीट होती है और जब तीसरा दिन जब सारे गैजेट्स आ जाते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं लेट्स गो आउट। तो इनकी जो डेस्टिनेशन थी वो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर दूर पे ही थी। तो इन लोगों ने ये सोचा कि चलो यार स्कूटी में ही चलते हैं, वी हैव द एक्टिवा। तो इन लोगों ने करीब 500 का तेल डाला अपनी गाड़ी में और चल दिया अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो इन लोगों ने वहां पे बहुत सारी खरीदारी करी ताकि वो लोग वहां पे जाके कैंपिंग कर सके। तो भाइयों के पास 4 बैग थी, जिसमें एक में खाने का सामान था, एक में कपड़े थे, एक में कैंपिंग का सामान और एक में घोस्ट डिटेक्टिंग मशीन। तो 2 घंटे के ट्रैवल के बाद वो आखिरकार उस जगह पे पहुंच गए और जब वो वहां पे पहुंचे तब उन लोगों ने देखा हाईवे के ठीक बगल में एक लंबा सा रास्ता है जंगलों के बीच, करीबन 10 से 12 किलोमीटर। और सच बताओ तो यही वो रास्ता था जो कि उस गांव को कनेक्ट करता था। और गवर्नमेंट ने सिर्फ इसी बात का परमिशन दिया था कि तुम जो भी करना है, जो भी वीडियोस बनाने हैं, तुम इसी रास्ते में ही बना सकते हो, उसके आगे तुम जा ही नहीं सकते। और अगर गए तो इट्स योर रिस्क, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो आए दिन इस रास्ते पे भी रात को घोस्ट साइटिंग्स होती थी और जब भी कोई कपल रात को वहां पे गलत काम करने जाते थे, दे हैव ऑल्सो विटनेस लाइक द घोस्ट इज वॉकिंग ऑन द रोड।
उस रास्ते में काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हुई थी क्योंकि वहां पे घोस्ट साइटिंग्स होती हैं। रात को घोस्ट साइटिंग्स की वजह से काफी ड्राइवर्स अपना आपा खो बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यही रीजन है कि वहां पर सनसेट के बाद जाना अलाउड ही नहीं है। जब ये लोग उस रास्ते में एंटर करते हैं तब सनसेट हो ही रहा होता है, करीबन 5:30 बज रहा होता है उस टाइम पे। और समर्थ को ना धीरे धीरे से गूज बम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठंड भी बढ़ने लगती है, जबकि ये महीना ठंड का ही होता है। देखो उड़ीसा में टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा गिरेगी तो 4.7, जो कि जंगल एरिया में गिर सकती है, बट इट वॉज लिटरली फील लाइक 2.5 डिग्री सेल्सियस। जबकि समर्थ ने अपने फोन को निकाल कर चेक करा टेम्परेचर तो पता चला 17 डिग्री सेल्सियस है इस एरिया में, जो कि गूगल बोल रहा था। बट अकॉर्डिंग टू द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग थर्मोमीटर इट वॉज 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब तक ये लोग उस गांव में पहुंचे ही नहीं है और अभी से इतनी टेम्परेचर गिर गई है। इट वॉज स्ट्रेंज, क्योंकि टेम्परेचर में इतना सडन चेंज आ रहा है, ये अनबिलीवेबल है। और धीरे धीरे सनसेट भी हो गया, जिसकी वजह से वो लोग अपने गाड़ी के हेडलाइट के भरोसे ही पूरा रास्ता ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। एंड इट वॉज क्रीपी, क्योंकि रास्ता पूरा का पूरा सुनसान है, क्योंकि रास्ते में एक जानवर तक नहीं दिख रहा। ये लोग गाँव के ठीक पास पहुंच ही गए थे, जहाँ पे एक बोर्ड लगी थी जिसमें उस गाँव का नाम लिखा तो था, पर लोहे पे लगी जंग की वजह से वो नाम दिख नहीं रहा था। पर एक लेटर दिख रहा था जो कि उड़िया लेटर में लिखा हुआ था का। और सही बताओ तो ये बोर्ड भी बहुत पुरानी बोर्ड थी, जिसकी वजह से इस गांव का नाम कोई नहीं जानता। और गूगल पे अलग अलग नाम होने के कारण इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। हर कोई इसे आर्थर एबिस मिनोर के नाम से जानता है। और इन सबको पता है कि हमें इस गांव के अंदर इस गांव का नाम नहीं लेना है। और सही बताएं तो इनमें से किसी को भी इस गांव का नाम नहीं पता था, जिसकी वजह से कोई नाम ले ही नहीं सकता। ये लोग गांव के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। कुछ 500 मीटर की दूरी पे ही एक छोटा सा दुकान दिखा। इनको बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पे एक छोटा सा दुकान क्या कर रहा है। लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। सही बताओ तो किसी में इतना करेज नहीं है जो कि रात को यहाँ पे विजिट करे। पर ये आदमी यहाँ पे चाय बेचता है। हो सकता है ये अपना दुकान बंद करके कहीं जाने वाला हो। तो ये लोग उस दुकान पे पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं क्या ये दुकान खुला है। तो वहाँ पे करीबन 70-80 साल का बुजुर्ग आदमी कहता है हाँ बेटा खुला है दुकान, तुम चाय पीना पसंद करोगे। इस वक्त पे समर्थ को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और वहीं पे करण बहुत ही खुश होता है कि चलो कोई इंसान तो दिखा। वहीं पे रोहन को बहुत ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से वो चाय पीने के लिए तरस रहा होता है। वहीं पे रोशन ये सोच रहा होता है कि ये रात को कर क्या रहा है यहाँ पे, और इतनी हिम्मत है कि रात को यहाँ पे चाय की दुकान खोल के बैठा है। वहीं पे जब वो इनको चाय लाके देता है, वो चाय बहुत ही ज्यादा मीठी होती है और बहुत ज्यादा गर्म। वहीं पे करण बोलता है रोशन सबके पैसे तू देगा। तो रोशन कहता है ठीक है। तब रोशन उनसे पूछता है कि कितना हुआ चाय का। तो वो बूढ़ा बुजुर्ग कहता है ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। रोशन कहता है नहीं आपको पैसा लेना पड़ेगा, आप ले लीजिए पैसा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं तुम रखो इसे। वहीं पे रोहन आके रोशन को कहता है अबे फ्री में मिल लिए तो पीना, रहने देना, मना कर रहे हैं तो। रोशन अपने पैसे अपने पर्स में रख लेता है और रोशन को ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगा। ये हमसे पैसा क्यों नहीं ले रहा। अगर कोई भी कहीं पे भी बिजनेस करता है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, और ये बंदा इतनी डरावनी जगह पे, इतनी क्रीपी जगह पे अपनी दुकान चला रहा है। बहुत रिस्की एरिया है, बट ये पैसे क्यों नहीं ले रहा। और समर्थ उन्हें क्रॉस करके वहां पे हाथ धोने गया। उस वक्त जैसे ही समर्थ हाथ धो रहा था, वो बूढ़ा आदमी समर्थ को बहुत ही क्रीपी स्माइल से देख रहा होता है। तब समर्थ थोड़ा सा डरता है। समर्थ उसे इग्नोर करता है और अपने दोस्तों की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, वापस से घूम के उस बुजुर्ग की तरफ देखता है ना, तो वो बुजुर्ग फिर से उसे क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। उसे और डर लगने लगता है। सबने कुछ कुछ बातें नोटिस करी होती है, पर सब उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और कोई एक दूसरे के साथ डिस्कस ही नहीं कर रहा होता। तो ये लोग अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं और उस गांव के अंदर चल देते हैं। पर फिर भी समर्थ पीछे घूम के उस बुजुर्ग को देखने लगता है। तभी भी वो बुजुर्ग उसे एक क्रीपी स्माइल के साथ देख रहा होता है। इन सारी चीजों को इग्नोर करके वो लोग अंदर चल देते हैं और थोड़ी ही मीटर की दूरी पे उन्हें एक पुलिस का बैरिकेड मिलता है, जिस बैरिकेड में एक नोटिस लगी हुई थी, जिस नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है एंटरिंग द विलेज बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सबको थोड़ा डर लगना शुरू हो गया, बट फिर भी वो लोग इसे इग्नोर करके आगे बढ़े। और आगे जाने के बाद इट वॉज कम्प्लीटली डार्क, क्योंकि 7:30 बज रहे थे उस टाइम पे। और विदाउट एनी स्ट्रीट लाइट, अपने गाड़ी के हेडलाइट के भरोसे दे वर एंटरिंग इनटू द विलेज। और ये लोग जैसे ही एंटर किए विलेज में,
बहुत ही डार्क था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। इवन गाड़ी की हेडलाइट्स भी काम नहीं दे रही थी। अब इनका डर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। बट ये लोग प्रिटेंड तो यही कर रहे थे कि मुझे डर नहीं लग रहा, और एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे कि मुझे डर लग रहा है। तभी करण कहता है, यार अभी क्या करे, कहाँ टेंट लगाएं? तब रोशन कहता है, यहीं लगा देना, कौन आने वाला है वैसे। तब इन लोगों ने क्या करा, अपने गाड़ी की हेडलाइट की मदद से आसपास छोटी छोटी सी लकड़ियां पड़ी हुई थी, उन सबको कलेक्ट करने के बाद इन लोगों ने एक छोटा सा बॉनफायर बनाया और आसपास अपने छोटे छोटे टेंट्स लगा दिए जहाँ पे वो जाके सो सके। अब सबको लगी थी भूख। अब इन लोगों ने क्या करा, अपने साथ इन लोगों ने मैगी कैरी करा था। उनके पास कैटल भी था जिसकी मदद से उन लोगों ने मैगी बनाई। और सही बताओ तो इनके पास पानी की कमी थी नहीं, क्योंकि 10 लीटर तो इन लोगों ने पानी कैरी किया हुआ था। और अगर तुम नहाओगे नहीं तो 10 लीटर पीने के लिए तो इजी है 3 दिन के लिए। तो इन लोगों ने मैगी वैगी खाया और उसके बाद उठे अपना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग गैजेट्स को लेके। तो करण ने बोला, चलो यार 2-2 की टीम डिवाइड करते हैं और चलते हैं घोस्ट ढूंढने। ये सुनकर समर्थ थोड़ा सा डर गया। समर्थ बोलने लगा कि यहाँ पे सबकी फटी पड़ी है और तेरे को डिवाइड होना है। रोहन ने भी यही बोला कि यार डिवाइड नहीं होना है, कब क्या हो जाए हू नोस। तब रोशन ने कंफर्मेशन दिया कि यार चलो यार एक साथ ही करते हैं, डिवाइड होंगे फिर कुछ हो जाएगा, कोई गायब हो जाएगा फिर दिक्कत है, वैसे भी अंधेरा है कुछ दिख नहीं रहा। तो करण ने रोशन की बात को एक्नॉलेज करते हुए उनके पास जितनी भी इक्विपमेंट्स थी उन सारे इक्विपमेंट्स को एक दूसरे में डिवाइड कर दिया। एक के हाथ में ईएमएफ रीडर थी, एक के हाथ में टेम्परेचर और दोनों के हाथ में टॉर्च। रोशन और समर्थ ने टॉर्च पकड़ा हुआ था, जहाँ पे करण ने पकड़ा हुआ था ईएमएफ रीडर, वहीं पे रोहन ने पकड़ा हुआ था थर्मोमीटर। सबसे पहले तो रोहन शॉक हुआ जस्ट बिकॉज थर्मोमीटर में माइनस टेम्परेचर दिखा रही थी। इट वॉज अबाउट -0.1 डिग्री सेल्सियस। इन लोगों को अब तक समझ में आ जाना चाहिए था कि देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी ओवर देयर। बट ये लोग कोई प्रोफेशनल डिमोनोलॉजिस्ट नहीं थे, जिसकी वजह से इनको पता ही नहीं चल रहा था। जैसे जैसे ये लोग टॉर्च के सहारे आगे बढ़े, इन लोगों ने काफी घरें देखी जो कि अबैंडन थी, जिन घरों को जला दिया गया था काफी सालों पहले। तभी उन लोगों ने वहां पे देखा, वहां पे मिट्टी के मटके रखे हुए थे जो थोड़े थोड़े जले जले से थे, और जो अबैंडन हाउसेस थे वो सारे जल चुके थे, कंप्लीटली बर्न्ड। बट करण को क्यूरियोसिटी होती है कि लेट्स गो इनसाइड द हाउस एंड चेक वेदर द बॉडी इज देयर और नॉट। बट वहीं पे समर्थ उसे डिनाई करता है कि हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बट करण उसकी बात नहीं मानता, और रोशन भी इस बात से एग्री करता है कि चल अंदर जाके देख के आते हैं कि वहाँ पे डेड बॉडी है या नहीं। इवन द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग इनसाइड टू चेक वेदर द बॉडी इज ओवर देयर और नॉट। वहीं पर समर्थ बोलता है कि जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वो लोग घर के अंदर घुसते हैं, और जैसे ही वो लोग घुसते हैं वो लोग ये देखते हैं कि वो सिर्फ एक ही कमरे का घर है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय उन टूटे बर्तनों के और कुछ कपड़ों के, और वो भी बहुत हद तक जल चुके थे। और अगर यहाँ पे कोई डेड बॉडी भी होती तो वो डिकम्पोज हो जाती और उसके स्केलेटन्स ही बचते। अरे कुछ तो मिलता, बट देयर वॉज नथिंग। वहीं पे करण ने बोला, यार फिर टाइम वेस्ट हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जगह भी दूसरी जगहों की तरह बेकार है। समर्थ सबसे पीछे खड़ा हुआ था, बिल्कुल दरवाजे के पास, और उसने ऐसा कुछ महसूस किया कि उसके पीछे से कोई तो गया अभी। और तभी करण के हाथ में जो ईएमएफ मीटर था वो बजने लगा। समर्थ बहुत ही ज्यादा पैनिक कर गया। वो दौड़ते हुए जाके दीवार से टकरा गया और ये कहने लगा, मैंने कुछ महसूस किया, मेरे पीछे से कोई अभी गया, जबकि तुम तीनों मेरे आगे खड़े थे। यहीं पे रोहन को ये लगा कि यार समर्थ ने कुछ इमेजिन किया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था शुरू से ही। तभी करण ने कहा, नहीं, ईएमएफ मीटर बजी भी है और मुझे भी महसूस हुआ कि कोई पीछे से गया इसके। और तभी अचानक से रोशन को फील हुआ कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, और उसी वक्त रोशन ने ये नोटिस करा कि उसके आसपास उसके सारे दोस्त खड़े हैं। रोशन इस बात से कोई रिएक्ट नहीं किया और उन तीनों को बोला, इस घर से पहले बाहर निकलो। तभी करण ने बोला, क्यों, क्या हुआ, तू बाहर तो चल, अब ये तीनों मिलके बाहर जाते हैं। रोशन ने बोला, जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ से निकलो फटाफट। करण ने बोला, ऐसा क्यों? फिर रोशन ने बोला, जितना बोल रहा हूँ ना उतना सुन, ठीक है, निकलो फटाफट। करण डिसएग्री करने लगा, उसे गुस्सा आया। करण ने बोला, रोश तेरा टोन ना बिल्कुल सही नहीं लग रहा। फिर रोश ने बोला, एक काम करो, मैं 3 तक गिनूंगा, सब भागते हुए गाड़ियों की तरफ चलो। इतने में समर्थ कहने लगा, भाई मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ, बताना। रोहन भी उससे यही पूछने लगा बार बार। तभी रोशन ने 3 तक गिना, और जैसे ही 3 आया ये तीनों भागना शुरू किए। दौड़ते दौड़ते ये अपने गाड़ियों के पास पहुंचे
और गाड़ी में बैठा और सारा सामान वहीं पे छोड़ के ये लोग भागने लगे। ये लोग गांव से बाहर निकले और जैसे ये बाहर वाले रास्ते पे पहुंचे तभी समर्थ ने ये नोटिस करा कि वहां पे जो चाय दुकान थी वो वहां पे है ही नहीं। तभी समर्थ जोर से चिल्लाने लगा कि भाई वहां पे जो दुकान थी वो है ही नहीं, सिर्फ एक बरगद का पेड़ है। इसे सुनने के बाद करण काफी पैनिक हो गया और उसने अपनी गाड़ी इतनी जोर से घुमाया कि दोनों गाड़ियां क्रैश हो गई। अब ये चारों सड़क के बीच में गिर चुके थे। इन लोगों को ज्यादा चोटें नहीं लगी बट बॉडी में काफी सारे स्क्रैचेस लग गए और एक स्कूटी की तो हेडलाइट ही टूट गई। अब इन लोगों ने बिना टाइम वेस्ट करे दोनों गाड़ियों को उठाया और इन लोगों ने गाड़ी को जितनी स्पीड से भगा सकते हैं उतनी स्पीड से अपनी गाड़ियों को भगाया। करीबन 2-3 किलोमीटर इन लोगों ने क्रॉस करा होगा कि समर्थ को ऐसा लगा कि कोई ठीक उसके पीछे बैठा है। समर्थ बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसने करण को कहा कि भाई मुझे लगता है कोई मेरे पीछे बैठा है और मेरे कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है कोई हमारे साथ है। तभी करण अपने बैक मिरर पे देखता है कि एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा जल चुका था वो समर्थ के कंधे को धीरे धीरे खा रही थी। जब करण ने ये देखा तब करण उसे देखकर चिल्लाने लगा और तभी उस बूढ़ी औरत को भी ये पता चल गया कि करण ने उसे देख लिया है। ये जानकर उस बूढ़ी औरत ने इतनी जोर से चीखा। ये देखते हुए करण ने अपने गाड़ी से अपना आपा खो दिया और उसी वक्त रोहन और रोशन ने भी आवाज सुनी। तब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा कि करण के पीछे समर्थ बैठा है और समर्थ के पीछे एक बूढ़ी औरत जो कि समर्थ का कंधा खा रही है। तभी करण ने अपने गाड़ी से अपना आपा खो दिया था जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उसी समय पर रोशन और रोहन उस जगह पे रुकना तो नहीं चाहते थे पर दोस्ती के कारण उन लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी, उनके पास गए। तब उन लोगों ने देखा कि वहां पर कोई बूढ़ी औरत तो है ही नहीं। तभी रोहन देखता है कि समर्थ बेहोश हो चुका है और जैसे ही वो भागकर समर्थ के पास जाता है तब वो देखता है कि उसके कंधे पे किसी के काटने के निशान है और बहुत गहरे जख्म है। जब रोशन भागकर करण के पास जाता है तब वो देखता है कि करण के पैर में मोच आ चुकी होती है और वो उठ नहीं पा रहा होता। तभी रोशन जाके उसकी मदद करता है, उसे उठाता है। वहीं पर रोहन चिल्लाकर कहता है रोश समर्थ बेहोश हो चुका है। तब रोशन कहता है क्या हुआ? तो रोहन कहता है कि इसके कंधे पे किसी के काटने के निशान है। ये देखकर रोशन कहता है हमें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इन दोनों को यहाँ से निकालना होगा। इन दोनों को पकड़ के गाड़ी में बैठ जा ताकि हम 4 लोग यहाँ से एक ही गाड़ी से निकल सके। हम काफी आगे आ चुके हैं तो हाईवे आसपास ही होगा। ये देखने पर करण कहता है हम मरने वाले हैं। फिर रोशन उसे कहता है ज्यादा बकचोदी मत कर नहीं तो यहीं छोड़ दूंगा तुझे। तभी करण कहता है सामने बोर्ड है। तभी रोशन कहता है कौन सा बोर्ड, पागल है क्या? तभी करण कहता है इस गांव का बोर्ड। जब रोशन मुड़ के उस बोर्ड की तरफ देखता है तो रोशन शॉक हो जाता है क्योंकि ये बोर्ड तो गांव के ठीक सामने लगी होती है, क्योंकि पूरे 10 किलोमीटर में ये बोर्ड तो कहीं पे नहीं है। तब इन लोगों को ये समझ में आता है कि ये घूम फिर के उसी गांव के पास ही आ रहे हैं। इन लोगों ने सोचा थोड़ी देर में ही सुबह हो जाएगी, तब तक हम यहाँ से निकलते ही नहीं हैं। अगर साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे करते करते इन लोगों ने वहाँ पर 4 घंटे बिता दिए। जब रोशन ने अपने घड़ी की तरफ देखा तो उस पर रात के 3 बज रहे थे। तब तक तो समर्थ को भी होश आ चुका था। रोशन कहने लगा कि भाई अभी थोड़ी देर में ही सुबह हो जाएगी, चिंता मत करो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये चारों यहीं पर रास्ते के बीच में काफी समय तक बैठे रहे। करीबन 2 से 2.5 घंटे वो अपने हिसाब से बैठे थे, पर फिर भी सुबह नहीं हो रही थी। तब इन लोगों ने सोचा कि हमें किसी को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि कोई हमें यहाँ आके ले जाए। लेकिन इनके पास कोई फोन या कोई भी डिवाइस नहीं थी जिससे वो बाहर किसी को कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि अपने जितने भी मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस वो सारे के सारे इन लोगों ने कैंप साइट पर ही छोड़ दी थी जो कि गांव के अंदर था। और जब रोशन ने अपने घड़ी की तरफ देखा तो तब वहां पे 3 बज रहे थे। रोशन ने इन तीनों को बोला 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग कब से हैं, मेरी घड़ी चल नहीं रही है। रोहन ने बोला शायद घड़ी खराब होगी। तभी रोशन ने बोला मैंने लास्ट टाइम जब घड़ी देखी थी तब 3 बज रहे थे और उससे पहले भी मैंने घड़ी देखा था जब हम लोग खाना खा रहे थे तभी 10 बज रहे थे। लास्ट टाइम मैंने घड़ी देखी थी 3 बजे। ठीक है, मतलब घड़ी 3 बजे बंद हुआ है, बट अब तक तो सुबह हो जानी चाहिए क्योंकि हम 2-2.5 घंटे तो यहीं पे बैठे रहे। तब इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि हमें किसी को कांटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए हमें गांव के अंदर जाना पड़ेगा ताकि हम अपना फोन ले सके। पर फिर भी इनमें हिम्मत नहीं थी क्योंकि समर्थ के साथ जो भी हुआ उससे ये सब काफी डर गए थे।
लेकिन जब ये लोग ये सोच रहे होते हैं तभी गांव से काफी रोशनी आ रही होती है। तो ये लोग गांव के अंदर जाते हैं ये सोचकर कि अभी सुबह होने वाली है। ये लोग जैसे तैसे करके उस गांव के अंदर जाते हैं और जैसे ये लोग गांव के अंदर जाते हैं और जो नज़ारा देखते हैं उसे देखने के बाद इन लोगों को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि जब ये लोग अंदर गए तब उन लोगों ने देखा गांव में बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं और उनका जो ड्रेस था वो काफी पुराना था और घर भी काफी अच्छे कंडीशन में थे और हर घर में एक एक लालटेन लगे हुए थे जिसकी वजह से रोशनी अच्छी खासी आ रही थी। ये देखने के बाद ये लोग बहुत ही कंफ्यूज हो गए। समर्थ बोला कहीं हम लोग पास्ट पे तो नहीं आ गए। वहीं पर करण कहता है मुझे तो यही लग रहा है यार, क्योंकि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। और वहीं पे रोहन इन सबसे कहता है क्या हम लोग इनसे मदद मांगे। वहीं पर रोशन इन सबको कहता है तुम सब बेवकूफ हो क्या, कुछ घंटों पहले हम यहीं पे थे, कैंप भी किया हमने यहाँ पे, पर तब यहाँ पे ये सब तो नहीं था। तब रोशन ने इन सबको बोला हमें चुपचाप अपने कैंप पे जाना चाहिए, वहां से अपना फोन कलेक्ट करेंगे और किसी को कॉल करेंगे। और जैसे ये लोग कैंप पे पहुंचते हैं वहां पे उनके फोन्स कुछ लोग पकड़ के खड़े रहते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि ये है क्या चीज। देखो सच बताएं तो करण के पास आईफोन था जो कि वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फोन में से आता है, जो वो इंसान पकड़ के इधर उधर फेंक रहा था जैसे कोई खिलौना हो। तो करण इनके पास गया और चिल्ला दिया उस पे, ओए तू पागल है क्या। जैसे ही करण ने उससे बात की पूरा गांव चुप हो गया, कोई चहल पहल नहीं थी वहां पे। सब एकदम से इन चारों की ओर देखने लगे, जिसे देखने के बाद करण एकदम से डर गया। रोशन ने बोला करण तू पीछे आ। ये सब सुनने के बाद उस गांव में जितने भी लोग थे वो लोग एक डेड एक्सप्रेशन के साथ इन चारों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए। उन लोगों से बचने के लिए ये लोग भी काफी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिए। ये लोग दौड़ते दौड़ते गांव के काफी अंदर चले गए जहां पर एक मेनोर था। वो मेनोर काफी बड़ा था और काफी अच्छा दिख रहा था। उस मेनोर को देखते ही ये लोग रुक गए और वो जो गांव वाले इनको दौड़ा रहे थे वो भी इस मेनोर को देख के रुक गए। उन गांव वालों को देख के ऐसा लग रहा था मानो उन लोगों ने कोई शैतान देख लिया हो। इन लोगों ने सोचा हम मेनोर के अंदर जाके किसी से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी तरफ जाएंगे तो ये भीड़ हमें नहीं छोड़ेगी। तो ये लोग बिना रुके उस मेनोर की तरफ चले जाते हैं और जब ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो वो गांव वाले वहीं पे खड़े रहते हैं विद अ डेड एक्सप्रेशन। वहीं पर समर्थ कहता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। और वहीं पे रोहन भी यही कहता है हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, सुना तो था ना यहाँ पे डीमन रहता है। वहीं पर करण कहता है हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और अगर नहीं जाएंगे तो ये भीड़ हमें मार देगी। वहीं पर रोशन कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है हम यहाँ पे आए ही क्यों, हाँ किसका प्लान था। वहीं पे करण कहता है किसका प्लान था का क्या मतलब है यार। रोशन गुस्से में करण का कॉलर पकड़ता है, तू ना एक नंबर का गधा है, तेरी वजह से फंसे हम लोग यहाँ पे, मालूम भी है। और उसी समय इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है जिसे रोकने के लिए रोहन आता है। समर्थ इन सबको देख के काफी सहम जाता है, वो अपनी मम्मी अपनी दीदी सबको याद करने लग जाता है और उसके जो आंसू निकलते हैं ना वो ये बता रहे होते हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि हम नहीं बचने वाले। ठीक उसी समय उस मेनोर का दरवाजा खुलता है और उस मेनोर में से एक लंबा चौड़ा आदमी जो कि एक ब्रिटिश था वो निकल कर आता है। वो इन सब से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो ये लोग इसको देखने के बाद पूरा चुप हो जाते हैं। ये लोग इसे देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इससे बात करें या नहीं, कहीं ये उन गांव वालों की तरह हो तो नहीं जाएगा। अगर ये वैसा ही हो गया तो हम कहाँ जाएंगे फिर। वो इंसान फिर से इन लोगों को पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। तो रोहन उससे बात करता है हम रास्ता भटक गए हैं। और तभी रोशन समर्थ और करण उस इंसान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कहीं ये हमें दौड़ाने ना लग जाए। तो वो इंसान इन्हें कहता है कोई मदद चाहिए। तो ये लोग कहते हैं हाँ हमें यहाँ से निकलना है बस। तो वो इंसान कहता है अभी तो काफ़ी रात हो रही है तो मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता, पर कल सुबह मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तब तक के लिए अगर आप चाहें तो आप मेरे घर पे रुक सकते हैं। तो इन सब ने हाँ कह दिया। इस गांव में सबसे ज्यादा अच्छा यही लग रहा था क्योंकि सब पागल लग रहे थे सिवाय इसके। तो इन चारों ने इस पे ट्रस्ट करना सही समझा। तो ये चारों इसके साथ ही मेनोर के अंदर चले गए। जैसे ही ये लोग अंदर गए इन लोगों ने देखा कि मेनोर अंदर से तो काफी ज्यादा खूबसूरत था। उस आदमी ने इन्हें खाने के लिए पूछा, तब इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हम खा के आए हैं। और तभी इस इंसान ने इनको पीने के लिए कुछ पूछा, क्या आप लोग कुछ पीना पसंद करेंगे। समर्थ ने बोला मुझे पानी पीना है।
रोशन और करण ने बोला हमें कुछ भी चलेगा। रोहन ने बोला मुझे भी पानी ही पीना है। तो उस इंसान ने इन सबको कहा आप मेरे पीछे आइए प्लीज। तब इस इंसान ने इन चारों को मेनोर के काफी ज्यादा अंदर पड़े लाइब्रेरी में लेके गया। तब इन लोगों ने देखा वहां पे दुनिया भर की शराबें रखी गई हैं। उस इंसान ने इन लोगों से पूछा क्या आप शैंपेन पीना पसंद करेंगे? तो इन चारों में से किसी ने भी ना नहीं कहा। उस इंसान ने इन लोगों को शैंपेन ऑफर करी और ये लोग पीने लगे। और उस इंसान ने ये बताया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ। उसने कहा मैं यहाँ पे बुक लिखने आया हूँ। मैंने सुना था कि ये गांव ब्लैक मैजिक के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसी वक्त समर्थ का ग्लास उसके हाथों से छूट गया। ये देखने के बाद रोशन ने बोला ए तेरे को मैनर्स नहीं है। रोहन ने उस इंसान को बोला सॉरी सर, ये डरा हुआ है। वैसे हम गांव में आते ही हमारे साथ थोड़ा बहुत कुछ बुरा हो गया था जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहा है। आई एम सो सॉरी। करण को भी ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है पर वो चुप रहता है। तभी रोशन पूछता है क्या आपने कुछ लिखा है इस गांव के बारे में? तभी समर्थ इन सबको टोक के उस इंसान से पूछता है आपका नाम क्या है? तभी वो इंसान कहता है मेरा नाम है आर्थर एविस। ये सब सुनने के बाद इन चारों के पैरों तले जमीन खसक जाती है। वो इंसान कहता है मेरा नाम है आर्थर एविस और मैं इस मेनोर को सर्व करता हूँ। ये सुनने के बाद इन लोगों को चक्कर आने लगा और ये लोग बेहोश होने लगे। थोड़ी ही देर बाद जब इनकी आंखें खुली ये लोग किसी अंधेरे कमरे में अकेले पड़े हुए थे जहां पर बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी और वहां पर बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े हुए थे। ये देखने के बाद ये चार बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बहुत ही पैनिक करने लगते हैं और काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर वहां का एक दरवाजा खुलता है। वहां से आर्थर आता है अपने दोस्त निशांत के साथ। समर्थ जोर जोर से चिल्लाने लगता है हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। फिर आर्थर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए फ्री कर दूंगा। आर्थर आराम से कदम लेके समर्थ की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाता है। एक छोटा सा नाइफ उसके गले पे रखता है और उसे कहता है तुम्हें पता है इंसान की बॉडी प्रिजन होती है एक सोल के लिए। चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा। ये बोलने के बाद आर्थर इन्हें कहता है मैं तो सिर्फ अपने मास्टर को सर्व करना चाहता हूँ और मेरे मास्टर ही हैं जो तुम्हें फ्री कर सकते हैं। रोशन जोर से चिल्लाता है, बोलता है तू है कौन? तब आर्थर कहता है मैं एक फ्री सोल हूँ जो कि अपने मास्टर को सर्व करता है। तब इन लोगों को पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं, कोई घोस्ट है। तब करण इससे कहता है हमारे बचने का कोई चारा ही नहीं है लगता है। समर्थ इनसे कहता है मैं मरने वाला हूँ यार। रोहन कहता है बस इतना ही जीना था। फिर रोशन कहता है डरो मत, हम सब साथ हैं और साथ ही लड़ेंगे इससे। तभी एक छोटा सा शैडो रोशन को खींच के अंधेरे में ले जाता है और कुछ ही सेकंड्स में रोशन का सर इन चारों के पास आके गिरता है। समर्थ ये देख के काफी जोर जोर से चिल्लाता है, काफी जोर जोर से रोता है। तभी आर्थर अपने एक डार्क स्माइल के साथ ये कहता है Ladies and gentlemen, please welcome your king, your master, your prince of the village. He is Lord Wendigo. तभी विंडिगो उन सबके सामने आता है। वो कद में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बिल्कुल किसी बौने की तरह। वो सबसे पहले रोहन के पास आता है और उसका शरीर खाने लग जाता है। और ये देखने के बाद करण और समर्थ बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जैसे ही विंडिगो रोहन को खा के खत्म कर चुका होता है उसकी बोन्स छोड़ देता वहां पे। उसके बाद वो करण के पास आता है। वो धीरे धीरे करके करण की पूरी बॉडी को खाने लग जाता है जिससे करण बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी विंडिगो करण के दिल को उसके बॉडी से निकाल लेता है जिससे करण की डेथ हो जाती है। वो करण के दिल को अपने हाथों में पकड़कर समर्थ की ओर बढ़ता है। फिर वो दिल को अपने मुंह के पास लाता है और जोर से चबा देता है जिससे खून के छींटे समर्थ पर पड़ती है। समर्थ इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाता है क्योंकि अगली बारी उसकी थी। जैसे ही वो डीमन समर्थ की बॉडी को खाना शुरू ही करता है कि समर्थ बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब समर्थ की आंखें खुलती है
तो वो अपने आप को अपने घर पे पाता है। तो वो फटाफट उठता है और अपनी मम्मी की तरफ दौड़ता है जो कि किचन में खाना बना रही होती है। वो अपने मम्मी के पास जाता है और उनसे कहता है, मम्मी मैं कहाँ पर हूँ। उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा तू घर पे है, पागल हो रहा है क्या। फिर मम्मी ये नोटिस करती हैं कि उसके बहुत पसीने निकल रहे हैं। मम्मी उसकी बॉडी को टच करके देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हीटेड होती है। तो उसका टेम्परेचर चेक करने से पता चलता है कि उसे 104 डिग्री बुखार है। उसकी मम्मी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, आज तू सो जा या रेस्ट कर क्योंकि डिग्री कल ले लियो। तो ये बोलता है, मम्मी डिग्री डिग्री किस चीज़ की। उसकी मम्मी कहती हैं, अरे तुम अभी पास आउट हुए हो ना बेटा, तो डिग्री मिल रही है अभी तुम्हारी कॉलेज में, जाना तो पड़ेगा ना लेने। तभी वहां पर करण, रोहन और रोशन आते हैं जो कि आंटी को बोलते हैं, आंटी जूस पिला दो, मौसम्बी का। और आंटी डिग्री लेने की जरूरत नहीं, डिग्री हम ही ले आए इसके। तभी समर्थ कहता है, अबे तुझे डिग्री कैसे दे दी। रोहन कहता है, सेटिंग है भाई। और तभी करण कहता है, चलो डिग्री तो मिल चुकी है अभी हम सबको, अब हम लोग ट्रिप पे जा सकते हैं। तो फिर समर्थ पूछता है, कहाँ जाना है ट्रिप पे। तभी करण कहता है, तुम्हें पता है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक हमारे ही स्टेट में है और काफ़ी पास है, हम लोग जाके उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी समर्थ पूछता है, उस एरिया का नाम क्या है। तभी करण उससे कहता है, उस एरिया का नाम है आर्थर एबस मैनर। बूम, यहीं पे स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो तुम्हें मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर तुम कुछ बोलोगे कि भाई ये स्टोरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। भाई दिस स्टोरी इज़ अ फिक्शन और इसे बनाया है मैंने। तो सबसे पहले मेरा चैनल दूसरा वाला जो कि रियॉर्ड ओरिजिनल्स के नाम से है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो वहीं पे भी होगी और स्पॉटिफाई पे भी होगी, जो कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जाके देख लो। और नेक्स्ट स्कैरी थेरेपी के एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए बाय।